प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी मनोहर श्याम जोशी जी की रचना सिल्वर वेंडिंग पाठ का अध्ययन करेंगे। जैसा कि इस चैप्टर का नाम है सिल्वर वेंडिंग यानी शादी की 25वीं सालगिरह, उसी से कहानी के प्रारंभ में इसकी बातें आती हैं और मुख्य पात्र इसके यशोधर बाबू, जिनकी शादी की 25वीं सालगिरह है, लेकिन व्यथित हैं, आधुनिकता के आंचल को ओढ़ नहीं पाते हैं, अपनी परंपराओं को छोड़ नहीं पाते हैं। अपनी पत्नी, अपने बच्चों से उनका वैचारिक मतभेद है इसी विचारधारा को लेके। चूँकि अपने वह सीनियर किशन दा यानी कृष्णानंद पांडे की बड़ी बातें उनके जहन में समाई हुई है। चूँकि उनके बच्चे अब आधुनिक हो रहे हैं, इसलिए दोनों के बीच का द्वंद्व है, यानी आधुनिकता और परंपरा, चूँकि इसके बीच का द्वंद्व है। उनकी सिल्वर बैंडिंग उन्हें एक ढकोसला लगता है। पाश्चात्य देशों की परंपरा का अनुकरण करना सर्वाधिक उनके मर्यादाओं के खिलाफ है। तो आइए उनके द्वंद्व कैसे हैं, आधुनिकता और परंपरावादी यानी मॉडर्न और एशियन टाइम के जो विचारधारा का कैसा द्वंद्व है, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद ही हम जान पाएंगे कि वास्तव में आधुनिकता और परंपरा में, दोनों परंपराओं में कैसे समायोजन किया जाए या किसको छोड़ा जाए, किसको ग्रहण किया जाए। द्वंद्व में जीते हैं, उनके द्वंद्व के भावों को यहाँ पे देखा जाए। पंक्तिबद्ध होकर एक एक पंक्तियों का हम अध्ययन करते हुए उनके मनोहर श्याम जोशी जी के भावों को समझने का प्रयास करते हैं। ये कहानी की शुरुआत होती है जब सेशन की ऑफिसर वाईडी यानी यशोधर दास, इनका पूरा नाम रहता है, वाईडी यशोधर पंत, आखिरी फाइल का लाल फीता बांधकर निगाहें मेज से उठाई। तब दफ्तर की पुरानी दीवार पे घड़ी 5:25 बजा रही, जबकि उन्होंने अपनी कलाई पे देखा तो 5:30 बजे थे। उन्होंने जब लास्ट फाइल का फीता उन्होंने बांध लिया और बांधने के बाद अपनी घड़ी और ऑफिस की घड़ी को मिलाते हैं तो देखते हैं कि सबसे 5 मिनट उनकी घड़ी आगे है और ऑफिस की 5 मिनट घड़ी पीछे है। पंत जी रोजाना अपनी घड़ी को सुबह शाम रेडियो समाचारों से मिलाते हैं, इसलिए उन्होंने दफ्तर की घड़ी को सुस्त ठहराया और फाइल आउट ट्रे में डालकर उन्होंने एक निगाहें अपने मातहतों यानी उनके जो नीचे काम करने वाले हैं उन पे डाले, और उन्हीं के कारण उन्हें भी 5 बजे के बाद भी दफ्तर में बैठने को मजबूर होता है। उन्होंने अपनी घड़ी देखा, ऑफिस की घड़ी देखा, फिर कहते हैं मेरे ही नाते मेरे जो कर्मचारी हैं उनको भी बैठना पड़ता है। चलते चलाते जूनियरों से कोई मनोरंजक बात कर देना, दिन भर के जो शुष्क व्यवहार होता है, काम को लेके प्रेशर होता है, उस काम का प्रेशर तनाव मुक्त हो जाए, इसलिए वह कुछ न कुछ हंसी मजाक कर देते हैं। यह परंपरा भी उन्होंने अपने सीनियर किशन दा पांडे से सीखी है, कृष्णानंद पांडे से मिली हुई है। परंपरा का पालन करते हुए उन्होंने कहा, आप लोगों की देखा देखी सेशन की घड़ी भी सुस्त हो गई है, सीधे असिस्टेंट ग्रेड में आए। देखिए, परंपरावादी विचारधारा के हैं और आधुनिक चोकरे से उनकी एक पहली वार्ता होती है। सीधे असिस्टेंट ग्रेड में आए एक छोकरे, चड्ढा ने चौड़ी मोहरी वाली पतलून, फैशन के हिसाब से एक दौर था जब पैंटों की जो मोहरें होती थी काफ़ी चौड़ी हुआ करती थी, ऊंची एड़ी वाले जूते। पंत जी को समहाउ इम्प्रॉपर, समहाउ माने कैसे, प्रॉपर हैं, इम्प्रॉपर हैं, कैसे ये चीज़ें अव्यवस्थित, प्रॉपर मतलब ठीक ढंग से, इम्प्रॉपर मतलब अव्यवस्थित, कैसे ये चीज़ें अव्यवस्थित हो गई ये मालूम होते हैं। थोड़ी सी बदतमीजी की। एज यूजुअल बोला, बड़े बाबू आपकी चूनेदानी का क्या हाल है। उनकी घड़ी की तुलना चूनेदानी से चूना रखने वाली डिब्बी से कर दिया। सही वक्त बताती है ना। पंत जी चड्ढा की दुष्टता को अनदेखा कर दिया और कहा मिनट टू मिनट करेक्ट करता है। उन्होंने दिष्टता किया, अगर दुर्जन अपनी दुर्जनता नहीं छोड़ता है तो सज्जन का भी धर्म है अपनी सज्जनता से कभी समझौता न करे। उन्होंने भी अपनी सज्जनता से समझौता नहीं किया और कहा मिनट टू मिनट करेक्ट चलती है। चड्ढा ने कुछ और दुष्ट होकर कहा, पंत जी की कलाई थाम ली। इस तरह की दुष्टता का विरोध करना यशोधर बाबू ने छोड़ दिया है। मन ही मन उस जमाने को याद करते हैं जब वह दफ्तर में किशनदा को भाई नहीं साहब कहते थे, जबकि उनके परिचित थे, चाहते तो उन्हें भाई कह देते, लेकिन ऑफिस में प्रोफेशनल यानी रिस्पेक्ट से समझौता नहीं करते, उन्हें साहब समझते थे। घड़ी की ओर देखकर कहा, बाबा आदम की जमाने की है बड़े बाबू,
एक डिजिटल ले लो, एक जापानी सस्ती में मिल जाएगी, क्यों नहीं? एक डिजिटल जिसमें डिजिट दिखाता है, काफ़ी फंक्शन होते हैं, डेट होता है, अलार्मिंग होती है, डेट होते हैं, तमाम सुविधाएं होती हैं, सस्ती मिल जाती है। उन्होंने कहा ये घड़ी मुझे शादी में मिली थी, मुझे शादी में मिली थी। हम पुरानी चाल के और हमारी घड़ी भी पुरानी चाहिए, यही बहुत है। आज तक राइट टाइम चल रही है, क्यों? कैसी रही? उन्होंने इसके पीछे व्यंग दिया आधुनिक जनरेशन को। सब कुछ होते हुए भी, घड़ी भी होते हुए भी राइट समय से नहीं, कोई काम समय पे नहीं कर पाते हैं। उन्होंने एक व्यंग कह दिया। इस तरह नाले पर दाला का जवाब देते हुए एक हाथ आगे बढ़ा देने की परंपरा थी रेमजी स्कूल अल्मोड़ा में, जहाँ से कवि यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। इस तरह आगे बढ़े हुए हाथ पर सुनना बतौर दाद अपना हाथ मारा करते थे उस स्कूल में, और वक्ता श्रोता एक स्वस्थ परंपरा थी उस स्कूल में। दोनों ठहाका मिलाकर हाथ, हंसकर हाथ मिलाया करते थे। ऐसी परंपरा किशन दास जो उनके सीनियर थे उनके क्वार्टर में भी थी। ऐसी परंपरा उनके क्वार्टर में भी देखने को मिलती थी, जहाँ रोजी रोटी की तलाश में आए हुए यशोधर पंत नामक एक मैट्रिक पास यानी हाई स्कूल पास एक लड़के को शरण मिली थी। किशन दास थे कुंवारे, और पहाड़ से आए हुए कितने ही लड़के ठीक ठिकाना होने से पहले उनके यहाँ रहते थे। मेज जैसी थी उनका घर की व्यवस्था, मिलकर खाओ पकाओ, सभी काम व्यवस्थित ढंग से करो अपने। यशोधर बाबू जिस समय वह दिल्ली आए थे उस समय उनकी उम्र नौकरी लायक नहीं थी। कोशिश करने पे भी उन्हें बॉय सर्विस में भी नहीं लगाया जा सके, क्योंकि उम्र कम थी और कानूनी तौर पे 18 वर्ष से कम वर्ष के आयु से जो काम कराना बाल अपराध की श्रेणी में है, इसलिए उन्हें मेस का रसोइया बनाकर रख लिया। यही नहीं, यशोधर बाबू ने 50 रुपये उधार भी दिए कि वो अपने लिए कपड़े बना सकें और गांव भेज सकें, पैसे भी भेज सके, इसलिए हर महीने उन्हें 50 रुपये भी देते थे। बाद में इन्हीं किसिंदा ने अपने ही नीचे नौकरी दिलाई और दफ्तरी जीवन में उनका मार्गदर्शन भी किया। चड्ढा एक और से कहा, जोर से कहा, बड़े बाबू आप किन ख्यालों में खो गई? मेनन पूछ रहा है कि अब आपकी शादी कब हुई थी? यशोधर बाबू ने शक पकाकर अपना बढ़ा हुआ हाथ वापस खींच लिया और मेनन से मुताबिक होकर बोला, नाउ लेट मी सी, I was married on 6 फरवरी 1947। उन्होंने कहा कि मेरी शादी, मैं मैरिड हो गया 6 फरवरी 1947 को। मेनन फौरन हिसाब किताब लगाया, चहक कर बोला, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर। आज तो आपका सिल्वर वेंडिंग है, जैसा इसका शीर्षक है, यानी आपकी शादी का 25 वर्ष पूरा हो गया है। बधाई हो आपको, आपकी शादी का 25वां सालगिरह है, आपको बधाई हो। यशोधर जी खुश होते हुए भी झेप गए और झेपते हुए खुश हो गए। ये अदा भी उन्होंने किशन दास से सीखी है। चड्ढा ने घंटी बजाकर चपरासी को बुलाया और कहा, सुन भाई भगवान दास, जो ऑफिस का चपरासी है, बड़े बाबू से एक बड़ा नोट ले और सारे सेक्शन के लिए चाय पानी का इंतजाम कर फटाफट। आज अच्छा दिन है, साहब के शादी का सालगिरह है, एक बड़ी नोट ले और सबके लिए चाय पानी का इंतजाम करे। यशोधर जी बोले, अरे ये वेंडिंग एनिवर्सरी वगैरह तो सब अंग्रेज़ों के चोचले हैं, हमारे यहाँ थोड़े मनाए जाते हैं। हम तो भारतीय परंपरा के आदी हैं, हमारे यहाँ साथ रहते हैं, अच्छे विचारों से रहते हैं। वही हर दिन एक परंपरा है, हर दिन एक संस्कार है, एक दिन को विशेष दिन नहीं, हम हर दिन को विशेष बनाते हैं। चड्ढा बोला, मिक्सचर मत पिलाइए गुरुदेव, चाय मट्ठी लड्डू बस इतना ही तो सौदा है। आपकी कौन सी माया निकली जा रही है, इसमें कौन सी आपकी कमी हो जा रही है, बस यही तो आपको करना है। यशोधर बाबू जेब से बटुए से 10 का नोट निकाला और कहा, आप लोग चाय पीजिए। दैट तो आई डू नॉट माइंड, लेकिन जो हमारे यहाँ कस्टम नहीं है उन पे इंसिस्ट करना, दैट सम हाउ इम्प्रॉपर फाइंड करता हूँ। मुझे ये चीज़ें जो हमारे सिस्टम में नहीं है उसे मैं इम्प्रॉपर ही मानता हूँ और उसे अव्यवस्थित ही मानता हूँ। चड्ढा बोला, 10 का नोट चपरासी को दिया और कहा, पुनः बड़े बाबू के आगे हाथ फैला दिया। कहा, एक नोट से सेशन का क्या बनना है, 30 रुपये हो तो एक चुग्गे चाय का जुगाड़ हो सके। सारा सेशन जानता है कि यशोधर बाबू अपने बटुए में 100-150 रुपये हमेशा रखते हैं, भले ही उनका दैनिक खर्च न गड़े हो। और तो और बस
टिकट का खर्च भी नहीं है, वो पैदल यात्रा करते हैं। गोल मार्केट से सिक्रिएट तक पहले साइकिल से आते जाते हैं, अब इधर पैदल आने जाने, क्योंकि उनके बच्चे मॉडर्न हो चुके हैं और वो नहीं चाहते उनके पिताजी साइकिल से चलें, क्योंकि साइकिल तो चपरासी भी चलाता है, इसलिए बच्चे चाहते हैं पिताजी एक स्कूटर ले लें। लेकिन इनको स्कूटर भी जो बेहुदा सवारी मालूम होता है, कार अफोर्ड नहीं की जा सकती, कार के खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, इस बारे में सोचना ही क्यों। चड्ढा के जोर दोने पर बड़े बाबू ने 10-10 के 2 नोट और दिए, लेकिन सारे सेशन की सरार यानी विनती करने पर भी वह सिल्वर वेंडिंग की इस दावत में नहीं रुके। मातहतों से चलते चलाते थोड़ी हंसी मजाक करना वो अपने सीनियर से सीखे हैं, लेकिन बैठ के चाय पानी पीना, गपशप करना, समय की बर्बादी उनके विरुद्ध है, क्योंकि समय ही धन है, टाइम इज़ मनी। दुनिया में धन तो आते जाते हैं, लेकिन एक बार समय चला गया तो समय नहीं आता है। इधर यशोधर बाबू दफ्तर से रोज लौटते समय बिरला मंदिर जाते हैं। मंदिर जाने की एक नई रीति उन्होंने अपनाई है, उद्यान में बैठ के प्रवचन सुनते हैं। तो वास्तव में ये ज्ञान की बातें सुनने सार्थकता है और ईश्वर की कृपा होती है, तब हम कुछ ज्ञान की बातें सुनने को मिलती हैं। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, यानी बिना सत्संग के हमें ज्ञान नहीं मिलता है। इसलिए उन्होंने एक रीत अपनाई है। यह बात उनकी पत्नी और बच्चों को बहुत अखरती है। बाबा आप बूढ़े थोड़े न हो गए कि रोज रोज मंदिर जाएं, ज़्यादा व्रत करें, ऐसा कहते हैं। यशोधर बाबू इस आलोचना को अनसुना कर देते हैं। सिद्धांत के धनी किशनदास की यही निशानी है कि अपने निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी बिन साबुन निर्मल करे स्वभाव, की निंदा से गड़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि निंदक हमारे लिए अच्छा ही काम करते हैं, वो हमारा सच्चा हित ऐसी है, कभी उनका बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हमें सही पथ प्रदर्शक होते हैं, सही रास्ते दिखा देते हैं, हमारी कमियों को बता दें, हमारी कमियों को बताने वाला ही हमारा सच्चा हित ऐसी है। बिरला मंदिर से उठकर यशोधर बाबू पहाड़गंज दिल्ली का एक क्षेत्र है, जहाँ पे घर के लिए साग सब्जी खरीद लाते हैं। अगर किसी से मिलना हो तो इस समय कर लेते हैं, भले ही दफ्तर 5 बजे छूटता है, लेकिन आज बिरला मंदिर पहुंचते हुए यशोधर बाबू की निगाहें उस अहाते पे पड़ी जब कभी किशनदास के 3 बेडरूम वाला उनका क्वार्टर हुआ करता था, जिस पे आज 6 मंजिला इमारत बनाई जा रही है। इधर से गुजरते हुए ये 6 मंजिला जो इमारतें उन्हें दिखाई दे रही हैं, बनाई जा रही हैं, गुजरते हुए उन्होंने DIZ एरिया की बदलती तस्वीर शक्ल देखकर यशोधर बाबू को बहुत ही बुरा सा लगता है, जिसमें कभी किशनदास का 3 बेडरूम वाला क्वार्टर हुआ करता था और इन दिनों 6 मंजिला इमारत बनाई जा रही है। इधर से गुजरते हुए कभी DIZ एरिया की बदलती शक्ल देखकर यशोधर बाबू को बुरा लगता है। ये सारा गोल मार्केट क्षेत्र तोड़कर 1 मंजिला क्वार्टर की जगह ऊंची ऊंची इमारतें बनाई जा रही हैं। यशोधर बाबू को पता नहीं है ये लोग ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, पर उनकी यादें जो गोल मार्केट से जुड़ी हुई हैं, अगर वो ढाई जा रही हैं, गिराई जा रही हैं, उन्हें तकलीफ़ हो रही है। उन्हें एंड्रयूज़, लक्ष्मी नगर, पंडारा रोड आदि नई बस्तियों की इस गरिमा के अनुरूप D2 क्वार्टर मिलने की अच्छी खबर आई है, लेकिन ये उन्हें अच्छा लगता है या नहीं, ये उन्हें कैसा लगता है, ये सब हम आगे के भाग में अध्ययन करेंगे। आप सभी का धन्यवाद। हिंदी उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें।